So, welcome students. Today we are going to start the next lesson, that is Python Pandas 2. In previous lesson you have seen how we can use Python Pandas to create series and data frame. Now we are going to talk about some more operations, looping concept, iteration concept, and binary operation, descriptive statistics, etc. on data frame. So first of all, we will begin with the introduction part. By now you have an idea of Python Panda, two most popular data structure, series and data frame. In the previous chapter you learned to work with series object. Now you also have learned to work with series object and how to create data frames in many ways. बहुत सारे तरीके आपने देखे हैं कि हम डेटा फ्रेम को या सीरीज़ को क्रिएट करते समय डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या रेंज फंक्शन या एरे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो यू हैव सीन ऑल दोज कॉन्सेप्ट. Now recall that series in 1D is a 1D data structure in Panda, whereas data frame is 2D data structure in Python Panda. Here you can see there are two series are given, apple and orange. तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो दो सीरीज़ यहाँ पे दी गई है, एक एप्पल की सीरीज़ है और एक ऑरेंज की सीरीज़ है. और डेटा फ्रेम की अगर हम बात करें तो यू कैन सी हियर द डेटा फ्रेम इज़ गिवन इन विच बोथ एप्पल एंड ऑरेंज आर कंबाइंड. ये हमारे क्या हो जाएंगे, रो इंडेक्सेस हो जाएंगी, और ये हमारे कॉलम इंडेक्सेस हो जाएंगे, और ये एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है. नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक मोर अबाउट डेटा फ्रेम, बेसिक ऑपरेशन ऑफ डेटा फ्रेम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, पायोवेटिंग, handling missing data, combining, merging, etc. So let's get started with the very first topic, that is iterating over a data frame. तो देखो iteration मैंने आप लोगों को क्लास 11 में बताया था कि जब भी हम पाइथन प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है हमारा सिक्वेंशियल फ्लो, दूसरा होता है सिलेक्शन फ्लो, और तीसरा होता है इटरेशन. सिक्वेंशियल में जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन बाय लाइन होता है. सिलेक्शन में जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन होता है, जिसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं कि इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू then some part of the program will get executed, and if the condition is false then another set of program will get executed. Now थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ इटरेशन. इटरेशन को हम लूपिंग भी बोलते हैं. लूपिंग के केस में देखो बच्चों होता ये है कि हम एक कंडीशन देते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो बार बार रिपीट होता है. इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर लूप और वाइल लूप दो लूप हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो वही इटरेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम डेटा फ्रेम में यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम. इसके एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़े से ट्रिकी हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा पूरी तरीके से, प्रैक्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा. तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ बी फोकस्ड. तो नाउ समटाइम्स यू नीड टू प्रोसेस ऑल डेटा वैल्यूज़ ऑफ अ डेटा फ्रेम. ये आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपको डेटा फ्रेम के वैल्यूज़ को प्रोसेस करना है देन in such case writing separate statement for assigning assessing individual values will make the process cumbersome. Thus for such a thing you need to iterate over a data frame. तो जैसे कभी कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक एक एलिमेंट को एसेस करना है सिक्वेंशियल तरीके से, तो अब या तो आप हर एक के लिए आप सेपरेट डेटा फ्रेम में सेपरेट वैल्यूज़ आपको एसेस करें या आप इटरेट कर लें. तो इटरेशन हमारा जो टाइम है उसे सेव करता है. देयर आर मेनी वेज यूजिंग विच यू कैन इटरेट ओवर अ डेटा फ्रेम, मोस्ट कॉमन ऑफ विच आर df object dot iter rows.
ITER रोज दैट मीन्स इटरेट रोज। ये एक फंक्शन है जिसका यूज़ करते हैं हम रो के आधार पे इटरेशन करने के लिए। आप इसका यूज़ देखेंगे भी आगे चल के। एंड df ऑब्जेक्ट डॉट इटरेट आइटम्स, तो ITER आइटम्स, तो ये दो फंक्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अगर हम इटरेशन करना चाहते हैं। लेट्स सी हाउ these functions work. तो फर्स्ट, द मेथड df डॉट ITER rows views a data frame in form of horizontal subset। horizontal subset मतलब रो वाइज ये सबसेट करता है। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे ITER रो फंक्शन यूज़ किया है, तो ये पहला एक सबसेट बना है, फिर उसके बाद दूसरा सबसेट, फिर तीसरा सबसेट। तो इस तरीके से रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम ITER रोज का यूज़ करते हैं, वेयर एज ITER आइटम्स क्या करता है, कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो अगर हम रो वाइज काम करना चाहते हैं तो ITER रोज यूज़ करेंगे, एज द नेम सजेस्ट रोज यहाँ पे यूज़ भी किया जा रहा है। और अगर हम ITER आइटम्स देंगे तो उस केस में हम कॉलम वाइज एसेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है रो वाइज एंड द मेथड df डॉट ITER आइटम्स व्यू अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल सबसेट। तो हॉरिजेंटल मीन्स रो, वर्टिकल मीन्स कॉलम्स, दैट इज कॉलम वाइज। ईच हॉरिजेंटल सबसेट इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स कॉमा सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इसको एसेस करेंगे तो ये यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है रो इंडेक्स और दूसरा होता है सीरीज़। जब भी एसेस करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी, रो इंडेक्स और सीरीज़। फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो यहाँ पे QTR1 हमारा रो इंडेक्स है और 34500 44900 एंड 54500 ये हमारा एक सीरीज़ हुआ। तो ये हमारा रो इंडेक्स, ये सीरीज़। ऐसे ही QTR2 हमारा दूसरा रो इंडेक्स हो जाएगा और फिर उसकी सीरीज़ आएगी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसे एसेस करते हैं। वेयर सीरीज कंटेन ऑल रो वैल्यूज फॉर द कॉलम इंडेक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग pandas डॉट ITER रो फंक्शन। तो पहले अब हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। इसमें बच्चों देखो कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे नेस्टेड लूप का भी एग्जाम्पल होगा। नेस्टेड लूप आपने क्लास 11 में देखा था और उसी का मैं यहाँ पे फिर से डिमॉन्स्ट्रेशन करूँगा, उसको यूज़ करूँगा और वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगा। जितने एग्जाम्पल दिए हैं ऑल एग्जाम्पल आर इम्पॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी फ्रेम किए जा सकते हैं, तो बी फोकस्ड। तो देखिए, फॉलोइंग एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ फंक्शन ITER रोज practically using the same data frame that is df1 shown in the figure 2.1 above। तो ये जो डेटा फ्रेम हमारा है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 ये सारी वैल्यूज़ दी हैं, तो इसके आधार पे ही सारे एग्जाम्पल्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम QPython में चलते हैं और वहाँ पे हम प्रोग्राम्स को बनाएंगे, उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर मैं आपको इन प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो मैं अपने कैमरा को बंद करता हूँ और फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द QPython 3L। ये आपका यहाँ पे हम एडिटर मोड में आते हैं और अब हमें प्रोग्राम बनाना है। ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम है। इसमें हम जो ऊपर की दो लाइंस हैं उनको हम एज इट इज़ रहने दे रहे हैं, बिकॉज इम्पोर्ट pandas एज PD और numpy दोनों को हमें इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये मिट गया, तो आई एम राइटिंग एज NP। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना है DI सेल्स। तो DI सेल्स हम यहाँ पे बनाएंगे और हमने लिखा DI सेल्स इज इक्वल्स टू। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लिया है। अब इसी में हम वैल्यूज़ प्रेस करेंगे। तो पहली वैल्यू है QTR1 की 34500। QTR2 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 56000। Q3 की जो वैल्यू है दैट इज़ 4700।
000 एंड Q4 की वैल्यू है 49000। अब मैंने क्या किया था, कॉपी कर लिया था फॉर्मेट को, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ईयर 2 की वैल्यू अब हमें इनपुट करनी है। तो ईयर 2 के लिए Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 44900। Q2 के लिए अब यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस करेंगे, तो Q2 की वैल्यू है 46100। Q3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 57000, और Q4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 59000। तो ये अभी हमने 2 ईयर के लिए किया है। एंड नाउ फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए कॉमा यहाँ प्लेस करेंगे, और फिर यहाँ पे आके मैं फिर से पेस्ट करता हूँ, और ईयर यहाँ पे मैं कर दूँगा ईयर 3। Q1 की वैल्यू ईयर 3 के लिए है 54500। Q2 के लिए जो वैल्यू हमारी ईयर की होगी 51000, एंड Q3 के लिए 57000, एंड Q4 के लिए जो वैल्यू है वह है 58500। मैं यूनिफॉर्मिटी के लिए इसका यूज़ किए। नाउ इसके बाद मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो मैंने लिखा df1 इज़ इक्वल्स टू, तो आप सबको पता है कि pd डॉट डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे, d कैपिटल होगा और फ्रेम का f कैपिटल होगा। तो pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें ब्रैकेट के अंदर आके हम पास कर देंगे अपने जो अभी हमने di सेल्स बनाया है। जैसे यूनिफॉर्मिटी के लिए यहाँ पे देखो di सेल्स में s कैपिटल आपके बुक में है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो di सेल्स, और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या जो हमने डेटा फ्रेम बनाया है इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट। तो इसके लिए मैंने df1 को डिस्प्ले करा लिया। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मैं यहाँ पे करता हूँ। आउटपुट को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। इस डेटा फ्रेम में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ये हमारे कॉलम हेडर्स हैं, और Q1, Q2, Q3, Q4 ये हमारे रो इंडेक्सेस हैं, और ये वैल्यूज़ हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में लूप का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को एसेस करने की कोशिश करेंगे। तो जो एग्जाम्पल फर्स्ट था उसके कोड को मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों की अगर हमें लूप यूज़ करना है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप है हमारा फॉर लूप। अब फॉर लूप में आएंगे, मैंने आपको बताया 2 चीज़ें हम यहाँ पे एसेस करते हैं, रो इंडेक्स और सीरीज़। तो रो इंडेक्स एसेस करने के लिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया रो, और सीरीज़ को एसेस करने के लिए मैंने ले लिया रो सीरीज़। तो ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिया फॉर रो कॉमा रो सीरीज़ इन, ये इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब मैं एसेस करूँगा df1 को, तो मुझे लिखना होगा रो कॉमा रो सीरीज़ इन df1 डॉट। अब यहाँ पे फंक्शन पहला हमें यूज़ करना होगा, तो ये होगा iter फिर रोज़ एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे देखिए एक स्पेस एक्स्ट्रा आ गया है, मैं इस स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ वन थिंग दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर वी आर यूजिंग लूप, तो वी हैव टू प्लेस अ कॉलन साइन। अब यहाँ पे मैंने स्पेस दिया इंडेंटेशन शिफ्ट करने के लिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट में रो इंडेक्स, तो सिंगल कोट में मैंने लिखना है, तो मैंने लिखा रो इंडेक्स और
कॉलन साइन एक लगा लिया, ये ऐसे ही वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन कॉमा प्लेस किया और जो भी रो को हम एक्सेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। देन फिर मैंने प्रिंट का यूज़ किया और यहाँ पे एक सिंपल मैसेज मैं प्रिंट कर दूँगा कि कंटेनिंग। तो रो इंडेक्स जो भी आपने दिया है कंटेनिंग, और उसके बाद जो सीरीज़ है उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। तो उसके लिए मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट के अंदर रो सीरीज़। तो रो सीरीज़ को मैंने यहाँ प्रिंट कराया। तो रो इंडेक्स कंटेनिंग रो सीरीज़। अब मैं इसे डन करता हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ऑब्जर्व करेंगे आउटपुट को। तो अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आउटपुट है वो थोड़ा सा हमारा डिज़ायर्ड नहीं आया, जैसा हमें आउटपुट चाहिए था उस तरीके का आउटपुट यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। तो लेट्स सी व्हाट प्रॉब्लम इज़ इन आवर प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स देखिए, गलती को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप क्लोजली यहाँ पे प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको भी ये मिस्टेक दिख जाएगी। मिस्टेक हमने ये किया है कि यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप के बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे प्रिंट वाली, इसमें तो मैंने इस लाइन में इंडेंटेशन दिया है, लेकिन ये जो दो लाइन हैं इनका इंडेंटेशन करेक्ट नहीं है। तो अगर मैं इसको सही करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके मुझे एक स्पेस देना होगा और यहाँ पे भी एक स्पेस देना होगा। तो इससे आप ये देख सकते हैं, अब ये तीनों प्रिंट फंक्शंस का इंडेंटेशन आप देख सकते हैं अब करेक्ट हो गया है। अब हम अगर प्रोग्राम को री एग्जीक्यूट करें और आप इसके आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे तो नाउ यू कैन सी दिस इज़ द प्रोग्राम। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है। तो ये सबसे पहला ये जो है ये तो हमारा जो डेटा फ्रेम है जिसको हमने डिस्प्ले किया था वो डेटा फ्रेम यहाँ पे आ रहा है। नाउ अब पहली बार जब हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ है, तो पहली बार लूप एग्जीक्यूट हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहूँ आपके बुक में, बुक वाइज, तो बुक वाइज अगर आप इसके एग्जीक्यूशन को देखें तो फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, IT या रो फंक्शन काम करेगा और इसमें से जो फर्स्ट रो है वो हमारी उठ के आएगी और फर्स्ट रो आएगी QTR1, ये आ जाएगा वेरिएबल रो में, और जो वैल्यूज़ हैं दैट मीन्स YR1 YR2 एंड सो ऑन, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं इसके विद रिस्पेक्ट 34500 44900, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगी आपकी रो सीरीज़ फंक्शन वेरिएबल में। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको क्लोजली देखें तो जब हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ पहली बार तो रो जो हमने यूज़ किया था रो कॉमा रो सीरीज़, तो ये रो में पहली वैल्यू आ जाएगी QTR1 और रो सीरीज़ में पहले रो की वैल्यू आ जाएगी दैट्स ए YR1 की वैल्यू 34,500, YR2 की वैल्यू और YR3 की वैल्यू। फिर हमने क्या किया, इसको डिस्प्ले करा लिया। तो वही चीज़ आप यहाँ पे अगर देखें तो वही चीज़ यहाँ डिस्प्ले भी हो रही है कि सबसे पहले वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे, अगर आप इसको कंसिडर करें तो कि रो इंडेक्स QTR1 कंटेनिंग YR1 की वैल्यू 34500, YR2 की वैल्यू, YR3 की वैल्यू। फिर उसके बाद जब दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा तो रो जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर आ जाएगा QTR2। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं QTR2 आया है, और उसके बाद रो
जो सीरीज़ है उसके अंदर yr1, yr2, yr3 की ये वैल्यूज़ आ जा रही हैं। इसी तरीके से जब तीसरी बार एग्जीक्यूट हुआ है तो वहाँ पे qtr3 के लिए वर्क कर रहा है, तो qtr3 यहाँ आ गया और फिर उसकी वैल्यू आ गई उस रो की। फिर ऐसे ही जब नेक्स्ट टाइम रन किया तो qtr4 आ गया और फिर उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। तो स्टूडेंट, दिस वे आर प्रोग्राम इज़ वर्किंग। तो प्लीज़ ट्राई टू write this program and execute by your own. Now moving forward, now we are going to talk about the next example, that is example number 2. तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में है यूजिंग ITR रो टू एक्सट्रैक्ट रो वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रो वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट को हम एसेस कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने यहाँ तक तो आप देखेंगे कि यहाँ तक तो सारी चीज़ें सेम हैं। पांडा को इंपोर्ट किया है, DI सेल बनाया है, DF1 को हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। और इस नेस्टेड लूप में ये पहला लूप है आउटर लूप और ये है हमारा इनर लूप। तो यहाँ पे तो अभी हम वैसे ही काम कर रहे हैं, रो और सीरीज़ इन df1.itr रोज। फिर यहाँ पे हमने किया प्रिंट रो इंडेक्स और उसके बाद हमने प्रिंट किया रो को एंड प्रिंट कंटेनिंग। यहाँ तक भी हमारा लगभग सेम है, रो इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं। अब इसके आगे आके हमने एक वेरिएबल बनाया i और i को सेट कर दिया 0 पे। फिर हमने एक लूप लगाया फॉर वैल इन सीरीज़। तो जो रो सीरीज़ है उसमें एक एक वैल्यू के लिए हम चलेंगे और प्रिंट करेंगे एट आई, मतलब पहले बार आई की वैल्यू 0 थी तो ये देगा एट 0 पोजीशन पहली वैल्यू। जैसे पहली वैल्यू क्या है 34500, तो ये प्रिंट करेगा एट 0 पोजीशन 34500। फिर उसके बाद अगली लाइन में जब हम आएंगे तो i की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो i प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। तो अगली बार जब ये लूप चलेगा तो ये प्रिंट करेगा प्रिंट में एट 1 पोजीशन नेक्स्ट वैल्यू, फिर एट पोजीशन 2, फिर पोजीशन 3, ये तीनों प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 4 ही वैल्यू थी। फिर हम अगेन इस लूप में जाएंगे। अब यहाँ पे ये पहला qtr1 के लिए चला था, अब ये चलेगा qtr2 के लिए और qtr2 के लिए भी यही सेम चीज़ प्रिंट करेगा। तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा कि रो इंडेक्स qtr1 पे कंटेनिंग एट पोजीशन 0 34500, एट 1 पोजीशन 44900, एट सेकेंड पोजीशन 54500 एंड सो ऑन। फिर रो 2 के लिए, फिर रो 3 के लिए, फिर रो 4 के लिए। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था, इस प्रिंट फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी चीज़ तो सेम है। अब यहाँ पे मैंने लिखा i इज़ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ सेट कर दिया 0। इंडेंटेशन देखिएगा फिर से हमारा हट गया, तो इंडेंटेशन के लिए मुझे फिर स्पेस देना होगा। अब यहाँ पे आके मुझे दूसरा फॉर लूप बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉर वैल इन रो सीरीज। नाउ कॉलन साइन, एंटर की प्रेस करेंगे। अब इंडेंटेशन देखो बच्चों, 2 बार मैंने स्पेस यूज़ किया है कि इंडेंटेशन इस फॉर लूप के अंदर आ जाए। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर, ये आपको अगर विजिबल नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर कोट्स में मैंने दे दिया एट पोजीशन सिंगल कोट क्लोज क्वामा i क्वामा यहाँ पे मैंने एक कॉलन साइन लगा दिया कोट के अंदर,
जिससे जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेपरेटेड दिखे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ कि जो वैल्यू प्रिंट होगी वो भी थोड़ा स्पेस लेके प्रिंट होगी। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा प्लेस किया और वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया, दैट इज़ वैल को मैंने प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर एक बार स्पेस दिया, दूसरी बार स्पेस दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। तो i में मैं 1 का इंक्रीमेंट कर देता हूँ। डन किया और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ अब आप इसके आउटपुट को ऑब्ज़र्व करें। तो इसके आउटपुट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो हमारा डेटा फ्रेम था जो मैंने स्टार्टिंग में प्रिंट किया है। फिर यहाँ प्रिंट करा है रो इंडेक्स QTR1 कंटेनिंग एट पोजीशन 0 34500, एट पोजीशन 1 44900, एट पोजीशन 2 54500 एंड सो ऑन। तो देखिए जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। प्रीवियस प्रोग्राम को अगर आप देखें उसके आउटपुट में, तो यहाँ पे क्या था कि सेम आउटपुट ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉलम के नेम आ रहे थे YR1 YR2 YR3 YR1 YR2 YR3। और इस केस में जब हमने दूसरा लूप यूज़ किया है तो हम यहाँ पे अपने कस्टम मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं कि एट पोजीशन 0 पोजीशन 1 पोजीशन 2। सो स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we are going to talk about the third example that is given in your book. But before that आप इसे पढ़ लीजिए ये लाइन कि you 1 minute हाँ, you also print the row labels which act as the indexes for each column wise series object, example call series in above code. In other word, you can use call series dot index to print इंडिविजुअल रो लेबल्स कंटेनिंग विथ कॉलम डेटा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम एग्जाम्पल 3 पे थे आई थिंक। हाँ, एग्जाम्पल 3 अगला है यूजिंग ITR आइटम्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम कॉलम वाइज। अब हम कॉलम वाइज डेटा को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए बच्चों वी यूज़ ITR आइटम्स। तो अभी तक हम ITR रोज़ यूज़ कर रहे थे, अब हम ITR आइटम्स यूज़ करेंगे। तो ITR आइटम्स यूज़ करने के लिए भी हमें सेम प्रोग्राम में ही चलना है। तो हम इस प्रोग्राम में आते हैं। अब स्लाइट मॉडिफिकेशन हम इस प्रोग्राम में करेंगे। तो मैंने क्या किया कि ये जो 3 लाइंस मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, इन 3 लाइंस को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। नाउ यहाँ पे रो को अगर हम एसेस कर रहे थे, अब हमें कॉलम को एसेस करना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया कॉल, और रो सीरीज़ के जगह पे मैंने यहाँ पे ले लिया कॉल सीरीज़। और ITR रो फंक्शन के जगह पे हम लिख देंगे ITER आइटम्स। देखिए ऊपर के प्रोग्राम हमारा सेम है। DF1 हमने क्रिएट कर लिया, DF1 को प्रिंट भी कर लिया। अब यहाँ पे लूप हो गया फॉर कॉल कॉमा कॉल सीरीज इन DF1 डॉट ITER आइटम्स प्रिंट रो इंडेक्स। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पे अपना मैसेज है, कस्टम मैसेज हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया कॉलम इंडेक्स, और यहाँ पे रो के जगह पे मैं यहाँ प्रिंट कर दूँगा कॉल वेरिएबल को, जो हमारा कॉलम को डिपोजिट कर रहा है। अब इंडेंटेशन मैं यहाँ दूँगा और यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और प्रिंट फंक्शन के अंदर आके अब मुझे रो सीरीज़ की जगह पे कॉल सीरीज़ को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉल सीरीज़ और ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। तो स्टूडेंट्स एक बार आप इस प्रोग्राम को देख लीजिए। ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया कि रो और रो सीरीज़ की जगह पे हमने केवल रख दिया कॉल और कॉल सीरीज़। अब डन करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके आउटपुट को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसके आउटपुट को ऑब्ज़र्व करें,
तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आ रहा है कॉलम इंडेक्स yr1 कंटेनिंग QTR1 की वैल्यू, फिर QTR2 की वैल्यू, QTR3 की वैल्यू, QTR4 की वैल्यू, फिर yr2 के लिए QTR1, QTR2, QTR3, QTR4। मतलब अब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है अगर आप इसको देखें तो अब कॉलम के आधार पे हो रहा है कि ये पहला कॉलम है yr1, तो उसके लिए ये इतना प्रिंट करेगा। मतलब आप देख लेंगे ये और ये सेम है। फिर ये वर्क करेगा कॉलम 2 के लिए, तो कॉलम 2 है हमारा yr2, तो यहाँ आ गया yr2। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई और फिर ये वाली वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम ITR आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं कॉलम वाइज वैल्यूज़ को एसेस करने के लिए। नाउ अगेन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन हियर, एग्जाम्पल नंबर 4। अब इस एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें, सेम उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि यूजिंग ITR आइटम्स टू एक्सट्रैक्ट कॉलम वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों प्रोग्राम्स तो मुझे तो सिमिलर लग रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम गलत है बच्चों, ठीक है। ये जो प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, इट इज़ इनकरेक्ट। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो आपको चाहिए, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या इसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, क्या हमें यहाँ पे करना है, वो मैं आपको प्रोग्राम में करके बता देता हूँ कि एक्चुअली व्हाट यू नीड टू डू। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये प्रिंट जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था, इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और I एक वेरिएबल लेते हैं और इसको सेट कर देते हैं हम यहाँ पे 0 से। तो जैसा कि अभी हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में किया था रो के केस में, वही चीज़ यहाँ पे हम कॉलम के साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में मूव किए, इंडेंटेशन थोड़ा मूव किया, यहाँ पे लूप लगाया फॉर। बच्चों देखो, इंडेंटेशन अगर आपकी गलत हो जाएगी देन देयर इज़ नो वे आउट, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। तो यहाँ पे दे देंगे फॉर वैल इन रो की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा कॉल सीरीज, एंड देन कॉलन साइन। नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे। अब देखो, इंडेंटेशन के लिए 2 बार मुझे स्पेस बार प्रेस करना होगा, क्योंकि अब हम दूसरे फॉर लूप के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर कोट्स में एट, और मैसेज हमें प्रिंट करना है एट रो 0। तो मैंने लिख दिया एट रो, कोट को क्लोज किया, कॉमा साइन लगाया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि I के पोजीशन को प्रिंट कर देना है। तो मैंने दे दिया एट रो कॉमा I कॉमा, और उसके बाद कोट के अंदर मैं कॉलन साइन को प्लेस कर देता हूँ जिससे थोड़ा सेपरेसी मेंटेन हो, एंड देन कॉमा, और मैंने प्रिंट कराना है वैल को। तो स्टूडेंट ये आपका करेक्ट प्रोग्राम है। एक लाइन और मुझे यहाँ पे लिखनी होगी, 1 बार स्पेस, 2 बार स्पेस, और यहाँ पे मैंने लिखा I इज़ इक्वल्स टू I प्लस 1। तो देखिए स्पेस कहाँ पे देना है, ये वीडियो में आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ इफ़ वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम नाउ एंड वी ऑब्जर्व द आउटपुट, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट यहाँ पे आ रहा है कि कॉलम इंडेक्स yr1 कंटेनिंग एट रो 0 ये वैल्यू, रो 1 फिर ये yr2 के लिए, ये yr3 के लिए। तो hope you all understand it. You can take the screenshot of this program because it is incorrect in your book.
Okay students, that's all for this video. Today you have learned the use of iter row and iter items function, and you have seen few examples. So it's my humble request to execute all the examples by your own, and then send the screenshot on my WhatsApp number. अभी तक बहुत कम लोगों के आउटपुट और प्रोग्राम मुझे मिल रहे हैं, तो इट्स योर पार्ट स्टूडेंट टू वर्क on it. Please write a program and send it to my WhatsApp number. In case of any doubt, please feel free to contact. Thank you.